अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक बीकर में बेटे कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, और एक बीकर में हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है। आप इन दोनों एसिड और बेस को जैसे ही मिक्स करेंगे तो फौरन ही बेटे क्या होगा, सोडियम आयन क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में और साथ वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो खुद ब खुद प्रोसीड कर गया है, आपको किसी किस्म की एक्सटर्नल असिस्टेंट प्रोवाइड करना नहीं पड़ी। इसी तरह बेटे एक और रिएक्शन है हमारे पास, हमें पता है कि हवा के अंदर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में बेटे रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जैसे ही हवा के अंदर लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, बिजली कड़कती है, तो क्या होता है बेटे, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। बात की समझ लगी? इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो ऑटोमेटिक हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, जबकि ये रिएक्शन विदाउट हाई एनर्जी प्रोसीड नहीं करता। तो मतलब ये हुआ कि थर्मोकेमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शंस बन गए, एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद होता है और एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होता, जिसको प्रोसीड करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ऐसे रिएक्शंस जो बेटे खुद ब खुद हों, आप उन्हें क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। तो फिर ये बेटे क्या है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये क्लियर हो गया? जबकि ऐसे रिएक्शंस जो विद एक्सटर्नल असिस्टेंट प्रोसीड करें, उन्हें आप क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आप उन्हें बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो आप स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में डिफरेंस करेंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और ये बेटे किसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है। बात की समझ लग गई? तो अब हम इनकी वन बाय वन प्रॉपर्टीज लिखते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बेटे कौन से हैं? ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद होते हैं, अकर्स ऑन इट्स ओन मीन के ऑटोमेटिक, ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद हों, अब उन्हें क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बेटे क्या होते हैं, ये रियल रिएक्शंस हैं और ये बेटे क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे रिएक्शंस जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करते हैं, आप बेटे उन्हें क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे बेटे हाई लेवल पे क्या है, वाटर है। ये कौन सा लेवल है, हाई लेवल है, यानी कि पहाड़ है। और ये बेटा जी क्या है, लो लेवल है। तो वाटर क्या होता है बेटे, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ खुद ब खुद मूव करके आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक ऑटोमेटिक मोशन है। क्लियर है ना बेटे? तो यहां पे जब वाटर था तो उसके पास एनर्जी ज्यादा थी, वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में था, जबकि यहां पे लो लेवल पे क्या है, उसके पास एनर्जी कम है। ये कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करेंगे, जैसा कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर की मूवमेंट।
जैसा कि हाई वोल्टेज वाले रीजन से लो वोल्टेज वाले रीजन की तरफ इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं बेटे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं। बात की समझ लगी ना बेटे? अब यहाँ पर देखें कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में खुद ब खुद प्रोसीड कर रहा है। इसको प्रोसीड होने के लिए किसी किस्म की एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड। ऐसे ही है ना बेटे? अब मुझे बताएं कि क्या ये लो लेवल पे जो वाटर है ये खुद ब खुद ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और वो डायरेक्शन कौन सी है बेटे? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए, लेकिन जैसे ही उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है तो वो फिर स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि बेटे हम क्या करते हैं? कंबस्शन करते हैं। कंबस्शन करते हैं बेटे किसकी? कंबस्शन ऑफ फ्यूल। या फिर हम बेटे हमारे पास कोई कोयला है, अगर आप इसको बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये खुद ब खुद क्या होता है बेटे? बर्न होता चला जाता है। आप लकड़ी को आग लगाते हैं, सिर्फ आपने आग लगाई है, अब वो खुद ब खुद क्या करेगी बेटे? जलती जाएगी। इसी तरह कैंडल है, मोमबत्ती है, आप उसको जस्ट क्या करते हैं? स्पार्क करते हैं, ठीक है, उसका फ्लेम ऑन करते हैं तो वो खुद ब खुद क्या करती है? जलती चली जाती है। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ऐसे रिएक्शंस जो कि खुद ब खुद होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को बेटे आप क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब यहाँ पे अगर गौर करें आप बेटे, तो हाई लेवल पे वाटर के पास एनर्जी क्या थी? ज्यादा। लो लेवल पे वाटर के पास एनर्जी क्या है? कम है। तो हाई से लो लेवल की तरफ जब वाटर मूव करेगा तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज हो वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। कल हमने पढ़ा था कि दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किस नेचर के हो सकते हैं? स्पॉन्टेनियस। तो ये हम पॉइंट लिख लेते हैं कि मोस्टली इट सीम्स, ऐसा लगता है, मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना बेटे? ये हमें क्या लग रहा है? इन एग्जाम्पल्स से लग रहा है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये बेटे क्या हैं? ये स्पॉन्टेनियस हैं, क्योंकि ये विद द एमिशन, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी जो है ये प्रोसीड करते हैं। बात की समझ लगी ना बेटे? अब इसके बरअक्स हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब देखिए बेटे, मैंने ये एग्जांपल आपको दी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में मौजूद हैं, आपस में रिएक्शन नहीं करते। ये रिएक्शन कब करेंगे? जब लाइटनिंग प्रोड्यूस हो। बात की समझ लगी? यानी कि कोई एक्सटर्नल असिस्टेंट देंगे, कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस जो बेटे खुद ब खुद नहीं होते, आप उन्हें क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है ना? दोज रिएक्शंस विच डोंट अकर ऑन इट्स ऑन। ठीक है ना? ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होता, आप उसे बेटे क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए बेटे क्या चाहिए? नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। ऐसे ही है बेटे? मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि लो लेवल से वाटर को मूव करवाएं। किधर बेटे? हाई लेवल की तरफ। ठीक है ना? हाई लेवल की तरफ वाटर मूव करेगा। ये कैसे करेगा? प्लस एनर्जी।
आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ही वाटर जो है वो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ मूव करेगा। ज़मीन से छत वाली टैंकी तक अगर आपने पानी पहुंचाना है तो हमें किसकी ज़रूरत है? पंप की, मोटर की ज़रूरत है। वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो वाटर लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस जो बेटे खुद ब खुद नहीं होते, जिनको प्रोसीड होने के लिए क्या चाहिए? कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। आप उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब यहाँ पे फिर बेटा एग्जाम्पल अगर देखें तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, आप उन्हें क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना? इट सीम्स दैट एंडोथर्मिक reactions seem नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हमें बेटे क्या लग रहे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस लग रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जो एंडोथर्मिक भी हैं और वो बेटे क्या हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस भी हैं। मिसाल के तौर पे वाटर है, लिक्विड यहाँ पे पड़ा हुआ है, बीकर में वाटर पड़ा हुआ है। आप कुछ भी ना करें तो वो खुद ब खुद बेटे क्या करेगा? वो खुद ब खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेटे कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक भी है और स्पॉन्टेनियस भी है। यानी कि इवेपोरेशन खुद ब खुद होने वाला एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस भी है। बात की समझ लगी? आप क्या करें? अमोनियम क्लोराइड को आप वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है बेटे? ये खुद ब खुद वाटर के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके। क्लियर हो गया बेटे? तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है? ये एंडोथर्मिक भी हैं और ये दोनों क्या है बेटे? ये स्पॉन्टेनियस भी है। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन की एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नेचर डिसाइड नहीं करती कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। कहते हैं इसके लिए हमारे पास फ्री एनर्जी का कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है ना बेटे? जिसको आप डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जी क्या बेटे? फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का कंसेप्ट आपको बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, और याद रहेगा बेटे। और ये वाली चीज जो है ये क्या है बेटे? आउट ऑफ स्कोप है, यानी कि ये हमारा सिलेबस नहीं है। तो आज के इस टॉपिक में आपने क्या सीखा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद होते हैं, नेचुरल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मोस्टली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करते हैं। आप उन्हें बेटे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जो खुद ब खुद नहीं होते, जिनको प्रोसीड करने के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए और लगता ऐसे है जैसे कि सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस किस नेचर के हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं जैसा कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जैसा कि डिसॉल्विंग या डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ये दोनों प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक भी हैं और ये बेटे क्या है? स्पॉन्टेनियस भी है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन की एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नेचर जो है वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड नहीं करती। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए बेटे हमारे पास नॉलेज किसका होना चाहिए? फ्री एनर्जी का। और फ्री एनर्जी का टॉपिक हमारी बुक में नहीं है, ये स्पेशल वर्ड हमारी बुक में लिखा हुआ है, याद रहेगा। ये बेटे क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये क्या हो सकता है? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जस्टिफाई। ठीक है? क्वेश्चन क्या बेटे? कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस
प्रोसेस, जस्टिफाई। तो बेटे इसका आंसर कर लेंगे। आप जस्ट क्या बताएंगे कि आप क्या करते हैं, कैंडल को जस्ट बर्न करते हैं, उसको उसका फ्लेम सिर्फ आप ऑन करते हैं तो कैंडल खुद ब खुद फिर जलती जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि खुद ब खुद कैंडल का बर्न होना ये बेटे क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं बेटे कि ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला जो टॉपिक आज आपने अभी पढ़ा है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी बन के आपसे पूछा जा सकता है। बात की समझ लगी? इसके अलावा बेटे जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं वही एग्जाम्पल्स आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे बेटा देखें, वाटर लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। बात की समझ लगी? इसी तरह अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। बात की समझ लगी? कोई बच्चा बता सकता है कि ये इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? शाबाश, इसे क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसे क्यों कहते हैं थर्मोकेमिकल? ये हमें हीट चेंज के बारे में बता रही है। अब बेटे इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि हीट किधर लिखी हुई है? रिएक्टेंट वाली साइड पे। यहां पे हीट का साइन क्या बेटे? पॉजिटिव है। कोई क्वेश्चन यहां तक? अब बेटे नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, ये मैं अरेंज कर रहा हूं कि सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री, स्टेट फंक्शंस, ये चीजें क्या हैं? सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, बाउंड्री, ये जो टर्म्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेटे क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक हो गया, और इस बीकर के अंदर सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है बेटे? वाटर है। ओके हो गया? ये बीकर और बीकर के अंदर बेटे क्या है? वाटर है। तो आप इस वाटर को स्टडी करना चाह रहे हैं। लैब के अंदर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सैंपल इस यूनिवर्स के अंदर जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप बेटे उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज ए सिस्टम। तो यहां पे सिस्टम बेटे हमारा क्या है? वाटर है। याद रहेगा बेटे, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम। सिस्टम के इर्द गिर्द जो कुछ भी है, यहां पे बेटे क्या है? एयर है, ये बीकर है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये बेटे क्या है? इसे आप सराउंडिंग्स बोलते हैं। सराउंडिंग्स, एवरीथिंग अराउंड सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। कहता है वो वाली इमेजिनरी सरफेस या रियल सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग में बेटे क्या करती है? डिफरेंस करती है। आप उसे क्या बोलते हैं? आप उसे बोलते हैं बाउंड्री। याद रखिएगा बेटे, ये सारी टर्म्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं कि डिफाइन सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। तो डिफाइन कर लेंगे। सिस्टम बेटे क्या है? एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सिस्टम। Everything around the system is called, and that imaginary surface that distinguish, that differentiate system from surrounding is called as boundary। बात की समझ लगी बेटे? अब बेटे देखें कि मुझे बताएं कि क्या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी मूव कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है। मेरे पास बेटे थर्मोस है, आप मुझे बताएं कि क्या उसमें अगर उसको बंद कर दिया जाए तो उसमें हीट अंदर जा सकती है या बाहर आ सकती है? नहीं आ सकती। उसमें हम वाटर ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं? जब तक ओपन नहीं करेंगे नहीं कर सकते। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो बेटे मैटर और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होते हैं सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे?
आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर और मैटर ट्रांसफर ना हो, आप उसे क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद बेटा जी हमारे पास क्या है? बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, आपने बीकर को ऊपर से क्लोज किया हुआ है। अब मुझे बताएं कि क्या इस बीकर के अंदर हीट जा सकती है? बीकर से हीट बाहर आ सकती है, लेकिन वाटर या जो भी सब्सटेंस होगा वो बीकर से बाहर नहीं आ सकता, ना अंदर जा सकता, क्योंकि क्लोज किया है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें बेटे क्या हो? एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती हो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, लेकिन मैटर ट्रांसफर ना होता हो, आप बेटा जी उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। आप उसे क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। जबकि बेटे ओपन सिस्टम क्या है? बीकर पड़ा हुआ है, ऊपर से ओपन है, उससे वाटर इवेपोरेट भी कर सकता है, उसमें वाटर ऐड भी किया जा सकता है। उसको हीट करें तो उसमें हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, उससे एमिट भी हो सकती है। बात की समझ लगी ना? तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो? वो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकता हो, आप ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। तो बेटे आपने याद रखना है कि हमने एफएससी लेवल पर जो आगे डिस्कशन करनी है वो किसकी करनी है? क्लोज्ड सिस्टम की करनी है, याद रहेगा। अब बेटा देखें, इसका मतलब है कि सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। क्या हो सकती है बेटे? एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, किस केस में बेटे? क्लोज सिस्टम में। और किस में? ओपन सिस्टम। बात की समझ लगी? तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। इसे क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक्स। अब बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोकेमिस्ट्री बेटे क्या है? स्टडी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स क्या है बेटा? स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। याद रहेगा बेटे? अब बेटे याद रखिएगा कि सिस्टम से सराउंडिंग में, सिस्टम से सराउंडिंग्स में और सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है दो शक्लों में। एक बेटा हीट की शक्ल में और दूसरा वर्क की शक्ल में। अगर कहते हैं कि एनर्जी यानी कि हीट या वर्क सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करे तो इसका साइन बेटा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। हीट एनर्जी that moves from system to surrounding has negative sign, ये कन्वेंशन है। और वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव। याद रहेगा? उसके बाद बेटे अगर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी मूव करे तो एनर्जी का बेटे साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि हीट भी पॉजिटिव और वर्क डन भी पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, लेकिन फिजिक्स में इसके ऑपोजिट है, क्योंकि फिजिक्स में रेफरेंस आपका क्या होता है? सिस्टम होता है। क्लियर है? और इनपुट और आउटपुट की बात होती है। तो यहाँ पे जस्ट बेटे हम एनर्जी और वर्क डन की बात कर रहे हैं कि अगर हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करे तो नेगेटिव, और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव। इसी तरह वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। याद रहेगा? लास्ट पॉइंट बेटे, अगर आप देखें तो इस सिस्टम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, इसकी कुछ ना कुछ बेटे एंथैल्पी की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी। वो तमाम फिजिकल पैरामीटर्स जो सिस्टम की कंडीशंस को एक्सप्लेन करें, आप बेटा जी सिस्टम की कंडीशंस को क्या बोलेंगे? स्टेट, और इन पैरामीटर्स को क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शंस बोलेंगे।
ठीक है ना बेटे। स्टेट फंक्शंस क्या है कि फिजिकल पैरामीटर्स दैट डिटरमिन्स स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की बेटा जी क्या करती हैं, स्टेट को यानी कि कंडीशन को एक्सप्लेन करती हैं, आप उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। याद रखिएगा स्टेट फंक्शन बेटे क्या है, ये एक मैक्रोस्कोपिक क्या है, प्रॉपर्टीज है। क्लियर है। इनकी डेफिनेट इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और इनका चेंज जो है, इनका चेंज इंडिपेंडेंट होता है टू द पाथ ऑफ चेंज, के चेंज कैसे आया। अब बेटा देखें, मिसाल के तौर पे बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, सिस्टम है हमारा। गर्म करने से पहले इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो ये क्या होगा, इसका इनिशियल टेम्परेचर। गर्म करने के बाद इसका टेम्परेचर रहता है 70 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर। हीट करने से पहले जो इसका प्रेशर होगा वो इनिशियल, हीट करने के बाद, हीट करने से पहले वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, हीट करने के बाद वॉल्यूम। बात की समझ लगी। तो जब भी बेटे आप स्टेट फंक्शंस की बात करते हैं तो वो किस शक्ल में करती है, चेंज की शक्ल में, यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी। इसी तरह बेटे P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा पी, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। यानी कि स्टेट फंक्शंस को जब भी हम डील करेंगे किस शक्ल में करेंगे बेटे, चेंज की फॉर्म में करेंगे। याद रहेगा बेटे। अब यहां पे याद रखना है बेटे कि स्टेट फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स बाय कैपिटल लेटर्स। और याद रहेगा, तो ये बेटे सारे का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि यहां से आपसे पूछा क्या जाएगा, डिफाइन नंबर 1 सिस्टम, नंबर 2 सराउंडिंग्स, नंबर 3 बाउंड्री, नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स, नंबर 5 ये बेटे आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट आर स्टेट फंक्शंस। तो आप बेटे बताएंगे इसमें स्टेट फंक्शंस क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, जो क्या डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम की स्टेट को। इनकी डेफिनेट क्या होती है, इनिशियल और इनकी चेंज जो है वो पाथ ऑफ चेंज के इंडिपेंडेंट है। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चे मुझे बताएं कि क्या वर्क और हीट ये स्टेट फंक्शंस हैं। कैसे पता चला, स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। बात की समझ लगी बेटे। तो ये था जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ सकते हैं आप। नो, ओके जी।